नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से संबंधित एवं उनकी लेखन जो परंपरा रही है, उनके विचारों का, उनकी कृतियों का अध्ययन करने के उपरांत पश्चिमी राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है उससे संबंधित जो हमारे सिलेबस बीए पार्ट थर्ड में दिए गए विचार हैं, उनको हम अंतिम जो विचारक है कार्ल मार्क्स, उनके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार हैं या द्वंद्वात्मक पद्धति है, डायलेक्टिकल जो मेथड है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिसको बोलेंगे, वो है। ध्यान रखें, जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक पद्धति है या भौतिकवाद है, वो मूल रूप से जॉल विल्हेम फ्रेडरिक हीगल के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने ही सबसे पहले द्वंद्ववाद की पद्धति को अपने विचारों में लिया और उनके विचारों से ही प्रभावित होकर के इन्होंने अपने मस्तिष्क से, अपने विधि से, अपने अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया, व्याख्या की, उस पर काफ़ी विचार प्रकट किए और द्वंद्व की पद्धति को उन्होंने सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद, द्वंद्व की स्थिति किस तरह से उत्पन्न होती है, उसके किस तरह चरण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं, किन किन स्थितियों में वह पैदा होता है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, उन सब को इन्होंने बड़े गहराई भरे या जिसको हम कहेंगे बहुत विस्तृत रूप से समझाने की इन्होंने अपनी स्थिति को बताया है कि किस तरह से उसको हम पढ़ सकते हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो मार्क्स का वैचारिक तत्व है, उसमें हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से विश्व की अनेकानेक समस्याओं पर आधारित माना गया, क्योंकि विश्व हमेशा दो स्थितियों में बटा रहता है। तत्कालीन समय में देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा उस समय अनुभव किया कि एक तरफ पूंजीवाद है या पूंजीपतियों की भीड़ है और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग की असीमित भीड़ है। यानी श्रमिक जो वर्ग है वो संख्या में अधिक है पूंजीपतियों की अपेक्षा। हालांकि कब्जा पूंजीपतियों का ही रहा है, जिसको उन्होंने अपनी कृति डैश कैपिटल में वर्णित किया है। इसमें देखते हैं कि इसके मूल रूप से जो दो शब्द हैं द्वंद्ववाद में। प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसमें हीगल यह मान के चलते हैं कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके तीन अंग हैं: वाद, थीसिस, प्रतिवाद, एंटीथीसिस, संवाद, सिंथीसिस। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार भी ये इसी का दर्शनवादी आधार है। मार्क्स के समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद या सिंथेसिस का उत्पन्न होना, यानी वाद प्रथम अवस्था, प्रतिवाद क्रिया स्वरूप द्वितीय अवस्था, और फिर दोनों के संघर्ष के बाद तृतीय संवाद। संवाद जो सिंथेसिस जो इस लंबे चरण को पूरा करके आता है, उससे ही एक ऐसा निष्कर्ष निकल के आता है कि वह सामाजिक और भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या लेशमात्र जिसमें कोई दोष नहीं हो, उस स्थिति या संवाद की स्थिति को प्राप्त होता है। गेहूं के एक बीज के जो दाना होता है उससे इन्होंने तुलना की है कि गेहूं का एक दाना लीजिए,
यह दाना मूल रूप से बाद है, थीसिस है। इसको भूमि में बो देने के उपरांत भूमि की जो प्रक्रिया आरंभ होती है, गलकर वह नष्ट हो जाता है, अंकुरित होता है और वह पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी है, अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में आने वाली जो बाली है या उसका जो बदलने का अवस्था का स्वरूप है, यानी उसको पक जाने के बाद और उसके दाने का फिर से बनना, यानी सर्वप्रथम दाने को ही जमीन में बोया और वह दाना ही फिर संवाद की स्थिति में पहुंच करके दाने के स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो वो चीज़ इसमें इस बात को निर्धारित करती है कि ये चरण किस तरह से पूरे होते हैं। अब पौधा जब सूखकर नष्ट हो जाता है, तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम की है। इसी तरह से जीवन में भी विभिन्न अवस्थाओं का संदर्भ चलता रहता है, उसे हम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था बाद है, जिसमें यह संगति रहती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा दो वर्गों के मध्य विभक्त हो जाता है और दोनों में असंगति या दोष की स्थिति उत्पन्न होती है, संघर्ष चलता है और सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की वह व्यवस्था आती है जिसे हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की स्थिति कहते हैं, जिसे हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था होती है। यानी सर्वहारा का अधिनायकवाद जब उस अवस्था को प्राप्त करेगा संघर्ष करने के उपरांत, तो फिर वो जो पूंजीपतियों की संपत्ति है उस पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था आधिपत्य जमा लेगी। तो वह स्थिति पूरी तरह से संवाद या सिंथेसिस के रूप में, यानी एक साम्यवाद की अवस्था को प्राप्त होगी। मार्क्स के ही शब्दों में हम देखते हैं, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है बल्कि वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने अपने शब्दों में ये बात कही है। अब हम देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। जे स्टालिन ने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बहुत बड़ी व्याख्या की है। मार्क्स के विचारों के अध्ययन तथा स्टालिन की व्याख्या के आधार पर ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं बल्कि समग्र इकाई है। द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें प्राय नष्ट होती रहती हैं। ऐसे ही विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को हमें अपनी दृष्टि में लेना होता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना देखते हैं कि द्वंद्ववाद का जो विचार है वह पूरी तरह से अस्पष्ट माना है। हम देखते हैं वेपर ने कहा है कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंजेल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरा है, ये जो धारणा है वो पूरी तरह से असंगत है, यानी इसमें कहीं भी तालमेल की स्थिति दिखाई नहीं देती है। मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन किया गया है उससे भी यही स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है।
लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। अगला इसका जो बिंदु है आलोचना में हम देखते हैं कि ये अत्यंत भौतिकवाद पर आधारित एक विचार है। मार्क्स मानते हैं मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। किंतु मार्क्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का मूल्यांकन अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण माना जाता है। फिर अगला देखते हैं हम कि इस पद्धति को पूरी तरह से दोषपूर्ण माना जाए। इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें न तो हमें कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती और न ही कोई क्रांति द्वारा किए गए विभिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं। जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं मार्क्स ने बताई हैं वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आईं। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के पश्चात परिवर्तित हुई और मार्क्स की वाद प्रतिवाद संवाद की दशाएं केवल कल्पना मात्र है। जब हम आलोचना की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें उस विचारक की जो विचारधारा है उसका सही स्पष्टीकरण, हालांकि उसको नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि इसकी बुराई करना या उसकी आलोचना करना या उस बिंदु पर अपने विचार, हालांकि ये सारी चीज़ें विचारकों द्वारा दिए गए स्वयं के वैचारिक दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगला बिंदु इन्होंने माना है कि द्वंद्व की जो पद्धति है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है। वे मानते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों या अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स की विचार पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने जब आलोचना मार्क्स के विचारों की यहाँ की गई उसमें अंतिम है कि मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं। द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर ही रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास का मात्र उत्थान का नहीं बल्कि पतन का भी रहा है। धन्यवाद।